गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया इदरीस। आज खैबर पख्तूनख्वा के अलावा मुल्क के 3 सूबों और कौमी असम्बली में सेनेट के इलेक्शन हुए। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। जो रिज़र्व सीट्स का मामला है उसकी वजह तनाज़ा वहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है। क्या ये मामला मज़ीद गंभीर होगा? दूसरी तरफ हमें जहाँ पर सेनेट में PTI की तरफ से या सुन्नी तहरीक काउंसिल की तरफ से रिजर्वेशंस नज़र आ रही हैं, वहीं पर ख़बरें गर्म हैं कि शायद PTI को या बानी चेयरमैन PTI को रिलीफ मिलने जा रहा है। कुछ इंटरनेशनल आउटलेट्स में ये बात रिपोर्ट हुई, कुछ मगोइयाँ हैं इस्लामाबाद में और कुछ वो शवाहिद हैं जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि अब केसेस के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, एटलीस्ट बानी चेयरमैन PTI की हद तक। इस हवाले से और सेनेट इलेक्शन के हवाले से गौर खान साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच इट। इलेक्शन कमीशन को KPK के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए, ये तो लीगल मसला है और हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दी है और हम समझते यही हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकते आप। 17 सीटें अपोजिशन की KPK असम्बली में और 17 सीटों पर वो 30 सीटें और मांग रहे हैं जो उनकी है ही नहीं। चीफ मिनिस्टर KPK ने भी ऐलान किया है कि इस मामले के ऊपर एहतजाज होगा और ज़रूर होगा, उन्हें भी देखिए। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आईनी तौर पर इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना हक लेकर दिखाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम को ये समझना चाहिए, आइन की एक सजा लिखी गई है, हमारे आइन को तोड़ने की आर्टिकल 6 है। क्यों इतनी सख्त सजा लिखी गई है, सजाए मौत, ताकि कोई जुर्रत ना करे आइन तोड़ने की, फिर भी आइन टूट रहा है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन सारा का सारा मलबा हुकूमत पर डाल रही है, उन्हें भी देखिए। KP असम्बली के तारीख़ में फ़र्स्ट टाइम आज हाल गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया। ये इससे पहले हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। ये कानूनी तौर पर असम्बली इन सेशन हो तो उससे रिजोल्यूशन असम्बली पास करती है, तब ये डिक्लेयर हो जाता है कि ये पोलिंग स्टेशन है। आज कस्टोडियन ऑफ द हाउस गायब भी है और उस हाउस को किसी अजनबी के हवाले किया गया था। अडियाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत हुई। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। बानी तहरीक इंसाफ ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बुशरा बीबी ने बुशरा बीबी को दौरान हिरासत जहर देने की कोशिश की गई थी और ये बहुत शॉकिंग रेवलेशन है। बुशरा बीबी ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए जो बात कही है, लेट्स हैव अ लुक। मेरे अमरीकी एजेंट होने से मुतालिक पार्टी में बातें फैलाई जा रही हैं। शब मिराज के रोज़ मेरे खाने में 3 कतरे जहर के मिलाए गए। तहकीक से पता चला कि पापिक से 1 माह बाद तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, मुझे आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ़ होती है, खाना और पानी भी कड़वा लगता है। पहले शहद में कुछ मिलाया गया, अब खाने में भी पापिक मिला दिया, हार्पिक मिलाया गया। मुझे जेल में भी किसी ने बताया था कि खाने में हार्पिक डाला गया है, इसका नाम नहीं बताऊंगी। मुझे बनीगाला में बाइज़्ज़त तरीके से रखा गया है। पहले खिड़कियां बंद रखी जाती थी, अब कुछ देर के लिए खोल दी जाती हैं। पंजाबी कहावत है कि बंदे नू खा जांदा है। जज और इदारों को बंदे खाते देखा तो इस कहावत की समझ आई। एक बहुत बड़ी रेवलेशन है। बानी तहरीक इंसाफ ने भी ये बात की है, बुशरा बीबी ने भी अब ये स्टेटमेंट दी है। इस हवाले से गौहर खान साहब ने क्या कहा है, उन्हें भी देखिए। बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह उसको कन्विक्शन हुई है 14 साल। उस केस में बीबी को रखा गया है, वो आइसोलेशन में घर में अकेली है, उसको हमें बहुत खदशा है। स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे। नहीं हैदर पंचोता साहब, सबसे पहले तो ऑन दिस इशू बड़े अरसे से आप लोग ये बात कह रहे हैं। पहले आपने कहा कि बानी चेयरमैन की जान को ख़तरा है, अब आपको लग रहा है बुशरा बीबी की जान को ख़तरा है। आपके पास सब्सटैंशियल सबूत है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। देखें, हम अब नहीं कह रहे कि अब ख़तरा है। हम तो आज से पहले अगर आप देखें तो मैं तकरीबन कोई 2-2.5 हफ़्ते पहले मैंने ये प्रेस टॉक की थी और उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, क्योंकि मेरी जब बीबी साहबा से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुलाकात के अंदर ख़ुद बताया कि इस तरह से खाने के अंदर कोई चीज़ मिला कर दी गई है। जिसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी अफ्तारी के बाद, तो उसके बाद जो है मेरी आँखों में पानी और मैं महसूस हुआ कि जैसे मुझे कुछ दिया गया है और सुबह मेरा गला जो है वो सूजा हुआ था
और नाश्ता भी नहीं कर सकी, और इसी तरह मैं शाम में जाकर कोई इस तरह की नरम चीज़ जो है मुश्किल से खाई। और उन्होंने बताया कि मेरे होंठ जो हैं वो खाने के बाद बड़े सख्त जो है वो खुश्क हो जाते हैं, वाइट कलर के हो जाते हैं, और गले में अब आज भी उन्होंने बताया कि मेरे जो है वो छाती में और जो है वो नीचे मैदे में पेन जो है वो फील हो रहा है। और उन्होंने बताया कि हार्पिक जो है वो उसके कतरे जो हैं वो डाल के दिए गए। अब देखें ये बात वो कह रही है कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, somebody has told her कि स्पेसिफिकली हार्पिक डाला गया है। Is that so? देखें अगर किसी ने उन्हें बताया है अंदर में, ठीक है, तो लोग होते हैं साथ क्योंकि उनके अमला मौजूद होता है, लेकिन उससे अगर बैकग्राउंड पे आप जाएं तो मैंने पहले भी ये गुजारिश की कि इससे पहले भी खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिला कर दी गई जिसके बारे में हमने ये कहा कि डॉक्टर फैसल साहब या उनकी मेडिकल टीम कोई हमारी जो है जाकर उन्हें चेकअप करे, लेकिन ना चेकअप की इजाज़त दी गई, ना डॉक्टर की कोई टीम भेजी गई, बल्कि उस मामले के ऊपर बिल्कुल वो खामोशी इख्तियार की गई। इससे पहले खान साहब की जान के खतरात के हवाले से भी हमने पटिशन इसी तरह से दायर की थी, तो उसके ऊपर भी कोई सदेबाब नहीं हुआ। शायद इसी वजह से नहीं हुआ कि उन जजेस को जैसे थ्रेट किया जाता है वो थ्रेट किया गया कि इसके ऊपर बिल्कुल सुनवाई ना की जाए। बेसिकली असल मसला क्या है, ये किया क्यों जा रहा है? मसला ये है कि सिर्फ और सिर्फ या बीबी टूटें या खान साहब टूटें, उनको तोड़ने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है कि उनके खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिला कर दी जा रही है कि वो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, खासा जान को खतरा हो। मकसद ये दोनों मकसद हैं, झुका लिया जाए। दोनों मकसद हैं। जो जहर दी जा रही है डेफिनेटली उसका जो है वो डैमेज जब वो करती रहती है, और अंदर ही अंदर जब जहर वो रहता है तो डेफिनेटली वो जान के खतरात होते हैं। आप किसी को भी जहर देंगे तो जहर से जान तो सेव नहीं रहेगी ना, जान के खतरात हैं। लेकिन उस चीज़ का जो है वो किया इसलिए जा रहा है कि वो टूट जाएं, आहिस्ता आहिस्ता मिला के दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखें ना कि एक इंसान की जान जो है वो सबसे अहम चीज़ है, तो उसके ऊपर अगर बिल्कुल आंखें बंद कर ली जाएं तो फिर क्या मरने के बाद जैसे भुट्टो को 40-50 साल के बाद इंसाफ मिला था तो फिर इसी तरफ लेकर जाना है। सो कादिर मंदोखिल साहब, भुट्टो साहब का भी जिक्र हुआ, लेकिन पीटीआई का जो ये इतराज़ है इस पर, इसका तरीक़ाकार, लीगल तरीक़ाकार क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? इनकी जो डिमांड है वो जायज़ है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? ये मेरे ख्याल में नईम पंजोता साहब बात कर रहे थे। जी नईम पंजोता साहब। जी, नईम पंजोता साहब माशाल्लाह एक सीनियर वकील है। अदालत का एक प्रोसीजर होता है कि किसी भी मुलजिम का अगर इस तरह कोई शक शुबात हो तो उसका मेडिकल टेस्ट के लिए बाकायदा अदालत को दरख्वास्त दी जाती है। आए दिन अदालत उनको वह खान साहब से मिलने की इजाज़त देते हैं कि हम मेडिकल के लिए उन्होंने अप्लाई किया या कोर्ट ने मना किया। अगर कोर्ट ने मना किया तो अगले कोर्ट चले जाते हैं, और ये माजी में भी इस तरह के बयानात आ गए थे। लेकिन मैं इनका कसूर नहीं समझ रहा हूँ, इनकी जगह कोई भी होता तो वो यही कहते और क्या कहते हैं। अब अल्लाह ना करे जिस तरह पंजोता साहब फरमा रहे हैं, अगर खान साहब या बीबी अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, अगर ये 75 साल के बाद भी इनका इंतकाल हो गया तो बोलेगा हम तो पहले ही कहा ना ये स्लो पॉइजन है, ये चीज़ सारे है। तो ये इस तरह चीज़ें एक पॉलिटिकल इसके तौर पे तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है अपने जरिए, लेकिन उसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, ना आइन से ताल्लुक है। कानूनी रास्ता जो मैंने आपको बता दिया है, एक सिंपल एक दरखास्त दे, कोई अदालत नहीं माने तो अगले अदालत चले जाए और मेडिकल टेस्ट करा जाए। और मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है, पहले जो डॉक्टर फैसल की बात कर रहे हैं तो मुझे जो याद है खान साहब की जो उन्होंने वहां से उनसे मिले थे, उन्होंने बकायदा के प्रेस टॉक किया तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। राइट, सो आप ठीक कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल आपको लगता है कि डिस्कार्ड करना चाहिए, इस बात को कोई अहम नहीं है, सियासी बात है? नहीं, ये बात ये होता ना कि ये सियासी लोग है, ये किन्ना ने एक बयान तो बनाना है ना, इसकी जगह कोई और होता तो भी ये कहता ना, तो मैं इनका कसूर नहीं समझ रहा हूँ, यही बोल रहे हैं। लेकिन योर एक्सपीरियंस आपके ख्याल से ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है या ऐसा मुमकिन है जो हालात हैं? हमने देखा जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तब मरियम नवाज ने यही खदशा जाहिर किया था। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि बेबुनियाद है। मैंने तो आपको कानूनी एक वकील के हिस्से से बता दिया कि कोई भी इस तरह खदशात होता है। आज दिन मैं भी पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे यहाँ किसी मुलजिम के साथ जेल में ज्यादती होती है, इसमें भी कोई शक नहीं होती भी है बाज़ जगह पे। हम ये नहीं कहते वहाँ फरिश्ते बैठे हुए, लेकिन उनका प्रोसीजर ये होता है, हम दरखास्त देते हैं मुताल्लिका मजिस्ट्रेट को या सेशन जज को, वो उसको बाकायदा अलाउ करते थे, हम टेस्ट कराते हैं, इवन के बार टेस्ट कराते हैं। इवन की अली वजीर साहब जब जेल में थे तो उसके लिए मैंने इनके टेस्ट के लिए इनको कहा है, सुप्रीडेंट को बाकायदा बजाय कोर्ट की, डायरेक्ट उसने मेरी बात मान ली है। अली वजीर साहब बजिद थे कि मुझे प्राइवेट लेबॉर्टरी में टेस्ट कराया
उसके ऊपर जेल सुप्रीडेंट ने ये बोला था कि वो एक छोटी सी लेबॉर्ट्री है हमारे पास जिना अस्पताल में, बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है, हम वहां से करा। तो फिर मैंने इनसे बात की, उनको मुतमईन किया। तो ये चीजें तो रूटीन का हिस्सा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं नहीं कहता हूँ झूठे हैं, लेकिन इनको सच साबित के लिए आपको कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। बाकी सियासी बयानियां आप जो मर्जी बना ले, वो तो मर्जी है। राइट। एंड एक अहम डेवलपमेंट आज हुई है सेनेट के इलेक्शन में। मुबारक हो आपको, इलेक्शन हो गए, लेकिन फैसल वाडा साहब को पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने मिलकर मुंतखब करवाया है। योर कमेंट्स ऑन दैट? मैं जी फैसल वाडा साहब को अपना पीर समझता हूँ। पीर गो के मैंने कानूनी जंग उनके खिलाफ अच्छा खासा लड़ा था। उनसे मैंने कौमी असम्बली की सीट से इसको हाथ धोना पड़ा, पीटीआई के एमएनए थे। उसके बाद सेनेटर से हाथ धोना पड़ा, उसके बाद नाइल करार दिया गया। मगर उसके बावजूद वो शख्स है, मेरे लीडर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात की और आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको अपना बेटा कहा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको तो आपने लास्ट प्रोग्राम में बताया था, आपको तो उन्होंने वार्न भी किया था आप सीट हारने जा रहे हैं। क्या चाह रहे हैं दोबारा? आपको तो उन्होंने बताया था कि आप सीट हारने जा रहे हैं फैसल वाडा साहब। जी मुझे मैं इसी वजह तो पीर मान रहा हूँ उसको। मुझे उन्होंने ये बोला कि इलेक्शन से पहले कि ये सीट आपको नहीं मिल सकती है, ये इसको मुस्तफा कमाल साहब को दे दी गई है। तो मैंने इसे कहा कि जनाब मैं 8-10 जलसे रोज करता हूँ काउंटर मीटिंग, वो तो जुमे के दिन आता है और नमाजियों से मिलकर तस्वीरें खींच के चले जाते हैं। हम कह सकते हैं कि पीर और मुरीद अब एक ही पार्टी में होंगे? आप कह सकते हो, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा पीर हो। आप चाहते हैं उनको आए? चले फैसल वाडा साहब जब आएंगे तो हम ये क्लिप चला देंगे। विल टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला आज हल हो गया। स्पीकर कौमी असेंबली ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर तस्लीम करते हुए उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हम तहरीक इंसाफ की जानिब हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी जानिब से मुस्बत जवाब आना चाहिए। लेट्स वॉच मुसद्दिक मलिक। हमारी तरफ से भी अगर किसी जगह पे झोल है तो हमें उसको कम करना चाहिए। अगरचे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो फिर कुछ दिन पहले कहा कि मैं फिर आपने मेरा हाथ झटका, पहली तकरीर में हाथ झटका, मैं फिर आपके सामने हाथ बढ़ाता हूँ। मगर भाई आप कितनी दफा हाथ बढ़ाएं? हम कदम भी बढ़ा रहे हैं, हाथ भी बढ़ा रहे हैं, मगर कुछ पेशरफ्त तो दूसरी तरफ से भी होनी चाहिए ना। कुछ जिम्मेदारी तो पीटीआई की भी है कि वो आगे आए और ये जो जिस चीज को आप सियासी स्टेबिलिटी कह रहे हैं उसके अंदर अपना हिस्सा डालें। सो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, उमर अयूब साहब लीडर अपोजिशन होंगे, किस किस्म का सिनारियो देख रहे हैं हम? देखें, अपोजिशन लीडर के लिए पहले तो मैं कहूँगा कि पहले 1-1.5 महीना लगाया है पूरा इसको नोटिफिकेशन करने के लिए। वो क्यों लगाया गया, लेकिन फिर भी चलो इनकी मेहरबानी कि उन्होंने कर दिया। अब अगर जो मफाहमत की बात कर रहे हैं या हाथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हमारा तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि इस वक्त जो भी जितनी कैबिनेट है, जितने MNAs जो फॉर्म 45 के मुताबिक हारे हुए थे, MPAs, उनको लेकर गए हैं। और हम ये कहते हैं कि पहले अवाम का मैंडेट वापस किया जाए, छोड़ दें किसी नईम हैदर को या कोई और बंदा कादर मंदोखेल, छोड़ दें इस चीज़ को। हम ये कहते हैं कि जो अवाम का मैंडेट है उसको दें। MP MNA बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 5 साल के बाद एक वोटर के पास टाइम आता है कि वो अपनी मर्जी से वोट कास्ट करता है और अगर वो वोट डालेगा तो उसके बाद उसकी वैल्यू, उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी, तो उससे बड़ी उसके लिए मायूसी क्या होगी? तो हम ये कहते हैं में भी आपका बहरान नजर आ रहा है। आप कह दें कि कौमी असेंबली के अंदर भी आप कहेंगे कि नहीं पहले रिकाउंटिंग करवाएं। सो ये तो फिर नहीं, रिकाउंटिंग की बात नहीं है। फॉर्म 45 के मुताबिक एक फॉर्म 45 रिजल्ट होता है ना कि हर यूनिट काउंसिल में अगर हर गांव में या किसी शहर में या किसी वार्ड के अंदर आप जाएं तो एक वार्ड का जो रिजल्ट होता है वो फॉर्म 45 होता है। तो उस वार्ड के रिजल्ट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं एक खाली 10 रुपए 15 रुपए की पेंसिल के साथ? फिर इलेक्शन करवाने का क्या फायदा? सो ऑन सेनेट इलेक्शन आप लोग अब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी पेशावर हाई कोर्ट का ही फैसला देती है। देखें तो फिर क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल चले गए। उसके अंदर बड़ा दोनों नुक्ते बड़े क्लियर हैं। एक तो ये कि हमने जो है वो जिस तरह हमारे से बल्ला जो है वो छीना गया, उस वक्त उस अदालत के सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स थे कि जब आप सीटों के हवाले से आएंगे, ये बात वहाँ पर डिस्कस की गई थी कि आप निशान छीन रहे हैं तो हमारी तो रिजर्व सीटें हैं वो चली जाएंगी। तो उन्होंने कहा था कि आप आएंगे तो उस वक्त मामला देख लेंगे। तो हम उसी उम्मीद से गए हैं कि सीटें जो है हमारा हक है, और अगर ये समझते हैं कि हमारा हक नहीं है तो किसी और जमात का कैसे हक हो सकता है? क्या उन्होंने कोई पहले लिस्ट जमा करवाई थी, उनसे नई लिस्ट मंगवा कर उनको सीटें देना और जो उनकी सीटें हैं उससे ज्यादा तनासब से उनको देना, ये किस आइन के तहत है? 51 आर्टिकल इसके ऊपर बड़ा क्लियर है। राइट। सो मंदोखेल साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सेनेट पहले से ही हमें गैर फाल नजर आ रहा है जब तक कि वहाँ पे कोरम पूरा नहीं होता, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और दूसरी तरफ इन एसेंस लाइक आप
से पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रही, एक जनरल सवाल है। आप लॉ को भी समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का वो ये है ऑन प्रिंसिपल के 17 नशिस्तों वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें देना आइन और इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। हाउ डू यू कॉमेंट ऑन दैट? देखिए, हमने एक बात तय करना है रिया बीबी कि हमने इलेक्शन कमीशन को मानना है कि नहीं मानना है। क्या उस इलेक्शन कमीशन को मानना है जिसने पुख्तनख्वा का नोटिफिकेशन जारी किया है, या उस इलेक्शन कमीशन को मानना है जिसने सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब का नोटिफिकेशन जारी किया है? नंबर 1 बात, क्या हमने उस इलेक्शन कमीशन को मानना है जिसके MPA इस वक्त पुख्तनख्वा असेंबली में बैठे हुए हैं, या उस इलेक्शन को नहीं मानना है जिसने रिवाइज सीटें बाकी पार्टियों को दी है? अब पंजोता साहब की पार्टी का जो पसंदीदा सूबा है, जो निशान के हवाले से ये खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन जमा किया था, जो कि इनके हक में फैसला आ गया था। अब दोबारा उन्होंने फिर चारों सूबों के बजाय पख्तूनख्वा हुकूमत में वहां चले गए, वहां फैसला इनके खिलाफ आ गया, अब ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो ये बेहद कानून का, आपने मुझे तालिब इल्म मुझसे पूछा, जब तक किसी कोर्ट से स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं होता है आप प्रोसीडिंग नहीं रोक सकते हो। अच्छा, आप प्रोसीडिंग, आपको कोर्ट ने क्लियरली डायरेक्शन दी थी पेशावर हाई कोर्ट ने कि आप असेंबली का इजलास बुला के इनकी ओथ ले ले। आपने नहीं किया, नहीं बुलाया, आपने इजलास नहीं बुलाया, आपने शॉर्टकट मारने की कोशिश की है। वो मैं ये भी इस बात से इत्तफाक करता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट गए, कल सुप्रीम कोर्ट अगर इन सारी चीजों को अगर रिवर्स करती है तो उनको सारे रिजर्व सीटें मिल सकती है उस वक्त। लेकिन इस वक्त तो उनके पास न कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, न कोई ऐसा कोर्ट की पाबंदी है, बल्कि पाबंदी ये है कि आप इन मेंबरान से हल्फ ले, जो कि इनके वजीर आला, तो आप देख रहे हैं उनका स्टाइल आज बिल्कुल वो सुल्तान राय वाला स्टाइल जो पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो तो आ गए उसमें। वो ये समझ रहे, क्योंकि पिछले हफ्ते भी वज़ीर आज़म के खिलाफ जो बोलता था या सदर पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था, फिर ये वज़ीर आज़म से मिले, मामला ठंडा हो गया, फिर जाके असद कैसर ने फिर उनको भड़काया जो वीडियो पैगाम के जरिए, फिर वो पटरी से उतरे। ये देख लें कि इन्होंने इस सूबे को किस तरह चलाना है। इन सूबे को इसी तरह हरबों से चलाना है या गवर्नर राज को वेलकम करेंगे, ये फैसला। ये तो आप खतरनाक बात करें, आम वेलकम करेंगे गवर्नर राज को कमिंग फ्रॉम पीपल्स पार्टी? नहीं, अब आप मुझे बता दे कि अगर एक सूबे को, सूबे की असेंबली को, गवर्नर तो शायद आपको ही लगना है, उनको नहीं, जवाब सुन ले। जब आप किसी सूबे के किसी फंक्शन को, जो कि पाकिस्तान के ककाई है, तो आप उसको चलने नहीं देंगे, तो आप मुझे बताओ वफाकी हुकूमत के पास क्या चारा रह जाता है? तो लगा देंगे फिर गवर्नर राज विद फुल ब्लेसिंग फ्रॉम पीपल्स पार्टी। मैं नहीं चाहता हूं कि लगाना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह बातें हो तो कैसे चलेगा? आप भी मुझे बता दो। चले, आप असेंबली के इजलास बुलाते नहीं हो, आपने सेनेट के इजलास, सेनेट के इलेक्शन होने नहीं दिए, आपके अपने फैसलों से, आपने मेंबरान से हल्फ लेने नहीं दिए, कल का आप ये कहेंगे हम छीन के लेंगे, हम ये लेंगे, वो लेंगे, तो आप मुझे बताओ तो ये असेंबली कैसे चलेगी? ये पुख्तनख्वा की हुकूमत कैसे चलेगी? जहां वफाक का नुमाइंदा अजी बैठा हुआ है जो आपकी सिक्योरिटी का इंचार्ज है, जहां वफाक का नुमाइंदा चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, गवर्नर राज लगाना एक अक्लमंदाना फैसला होगा कंसिडरिंग कि बड़ा क्लियर मैंडेट है वहां पर एक जमात का? फरिया बीबी, आपने 3 मरतबा सवाल किए, मैंने तीनों मरतबा जवाब आपको ये दिए कि बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, मगर साथ साथ में ये भी सवाल करूं कि आप एक शख्स जो आपने नॉमिनेट करने से पहले ये सोचा था कि ये क्या करेगा, अगर आप इस शख्स से वही सुल्तान राही वाली एक्शन कराओगे तो ये सूबा कैसे चलेगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ठीक है, ये जो सुल्तान राही की उन्होंने एक सिमिली दी है, वो उनका मौक़िफ़ है, लेकिन एक जारहाना अंदाज सियासत है वहाँ पर। सो प्रॉब्लम तो होगी आपको। अभी से गवर्नर राज की बातें हो रही है, वहाँ तो आई एम श्योर दे आर सर्टेन एलिमेंट्स जो कि चाहते हैं कि बस लग जाए वहाँ पे गवर्नर राज। देखें, पहली बात तो ये है कि ये बताएं कि क्या पूरे मुल्क के अंदर गवर्नर राज नहीं लगाए हुए इन्होंने? ये बल्ले का निशान छीना है, खान को डिस्क्वालीफाई किया गया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगी? क्यों सुप्रीम कोर्ट भी मंजूर नहीं है? पहली बात तो ये देखें ना कि 6 जजेस के लेटर ने क्या कर दिया है। उन्होंने कोर्ट सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी फुल कोर्ट बनेगी तब मामला, और हम ये कह रहे हैं लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाई जाएं, वहां पर जो हैं वो बुलाए जाएं और उनसे सवाल जवाब नहीं काबिल कबूल। यू नीड अ फुल कोर्ट, बट यू आर आल्सो सेइंग कि चीफ जस्टिस अपने आप को अलग करें इससे। बिल्कुल, चीफ जस्टिस भी अलग करें और जस्टिस मंसूर भी अलग करें, क्योंकि वो भी जब सो कॉल्ड वजीर आजम से फुल, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सारे जजेस हों, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं 2 अलग हो जाएं। 2 अलग हो ना, जो अपना पहले ही माइंड क्लियर कर चुके हैं। वो कैसे क्लियर कर चुके हैं? उन्होंने कैसे अपना माइंड जो है एक्सपोज किया है कि वो उस सो कॉल्ड 2 दिन मीटिंग हुई है, उस सो कॉल्ड
जी फुल बेंच 2 दिन बैठी तब जाके वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के। और देखिए मुझे इस बात के ऊपर ना कादर मंदखिल साहब, आप हमेशा जो है ना नून लीग को बड़ा हमेशा रगड़ते रहे हैं। जब आपका इलेक्शन था तो उस वक्त सारी बिल्कुल आप करते रहे। इस वक्त मैं ये कहता हूँ कि छोड़ दें, PTI को भी छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। इस वक्त जो मामला है वो अदलिया का है। अब अदलिया के ऊपर हमला जिस तरह से किया गया है, उनको फैसले दिलवाने के लिए जो कार्रवाई की गई है उसके ऊपर आपको और तमाम आपकी जमात को चाहिए था कि आवाज़ उठाते और कहते कि अदलिया को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। इंतज़ामिया और अदलिया 2 अलग अलग रियासत के सतून हैं, लेकिन आपने किसी जगह के ऊपर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि आप उस फुल कोर्ट के इजलास जिसमें सो कॉल्ड वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 45 के मुताबिक हारा हुआ बंदा उसको बुलाया गया और उसकी सरबराही में कमीशन बनाने को आप इंडोर्स कर रहे हैं। उस जस्टिस रिटायर को इंडोर्स कर रहे हैं, जिस जस्टिस रिटायर ने इनकार कर दिया है कि मैं किसी तरह कमीशन की सरबराही नहीं करूंगा। कहाँ गया आपका मौका? वो तो अपने मौकफ से फिर गया। वो क्यों हटा पीछे? इसलिए हटा कि उसे पता है कि आइन की खिलाफ वर्जी है कि अदलिया के मामलात में किसी तरह से इंतजामिया मुदाखलत नहीं कर सकती। रिटायर्ड जज वो हैं जिनका नाम आपने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए दिया था PTI ने, जस्ट रिटायर्ड जज का दिया है, लेकिन जब जहां पर अदलिया की बात हो या इंतजामिया की बात हो तो वो 2 अलग अलग उनके रियासत के सतून है। किसी बात तो क्रेडिबिलिटी की है ना, आपके लिए वो क्रेडिबल IG जो है, एक DC है, एक DPO है, तो वो जाकर किसी जज की इंक्वायरी कर सकेगा या उसके ऊपर रिपोर्ट बना सकेगा। किसी सूरत ये मुमकिन नहीं है। मंदखिल साहब, काफी सारे आप पे एक्यूजेशंस आ गए हैं, यू कैन रिस्पॉन्ड। जी फरिया, आपने एज ए वकील सवाल पूछा था और मैं उम्मीद करता हूं कि हम दोनों वकील हैं, लोग हमें देख रहे हैं, हमें एज ए वकील बात करना चाहिए, एज ए वर्कर बात नहीं। ठीक है, हमारे जज्बात होंगे अपनी अपनी पार्टी के साथ, मगर एज ए कानून के तालिब इल्म के हिसाब से हमने बात करी। अब ये जो बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस भी अलग हो जाए, मंसूर अली शाह साहब भी अलग हो जाए जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे, और इन दोनों को बिठाने वाले पूरा फुल कोर्ट है, 15 के 15 जज, 2 जजेस 2 दिन बैठे हैं, उनके फैसले के मुताबिक ये दोनों हजरात वज़ीर-ए-आज़म से बैठे। आपको पसंद नहीं था, चलो ठीक है। उसके बाद चीफ जस्टिस से 100 मोटो लिए, अब आपको वो भी पसंद नहीं है। आप लिख के बता दी मीडिया को आपके कौन से मनपसंद जज चाहिए, और मनपसंद फैसला नहीं आया तो उनके ऊपर आप कीचड़ उछालेंगे। ये बात क्यों नहीं कहते हो? पोलाइट रिमाइंडर मंदखिल साहब, अभी कुछ अरसे पहले तक जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे तो तब भी फुल कोर्ट की बात होती थी, तब आप लोग फुल कोर्ट की बात करते थे। ये कोई पहली दफा तो नहीं हुई। और काजी साहब भी करते थे। ये फुल कोर्ट के तो फैसला दिए है फरिया, ये जो जुडिशल कमीशन का जो फैसला है वो फुल कोर्ट ने 2 दिन किधर फैसला वो निकलवाएं, वो मिनट्स निकलवाएं, क्या उसके अंदर डिस्कशन हुई है? मिनट्स निकलवाएं। अच्छा मोहतरम फिर वकीलों वाली बात कर ले। आप बताओ, जब एक मीटिंग होती है उसकी मिनट्स बनते हैं, मिनट्स किसी फैसले के बनते हैं, मिनट्स किसी उसकी बनते हैं, ये जो डिस्कशन है उसकी मिनट्स नहीं होते मोहतरम, उसका फैसला होता है कि मुत्तफका तौर पे 2 दिन बैठ के उन्होंने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठ जाए, जो सीनियर प्यूनी जज और चीफ जस्टिस बैठे और कमीशन का मशवरा दिए, हुकूमत ने कमीशन बना लिए। आपको कमीशन पे एतराज था, गो के उस जज को सरबराह बनाया है, साबिक जज जो आपने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नॉमिनेट किया। Why did he take suo moto then? अगर यही बात सबको पसंद थी तो फिर ये suo moto कहां से आ गया कादिर साहब? अगर 100 मोटो आ गया तो इनके सारे जो खिचड़ उछाल रहे 4.5 लाख वकील है पाकिस्तान में, 300 लोगों से दरखास्त उन्हें लिखवाया, जस्टिस मोहतरम का जो है ना वो बेटे से दस्तखत करा के उसको पॉलिटिकली जो है ना वो पॉलिटिसाइज कर दिए, उस गरीब ने इनकार कर दिए, उस गरीब ने इनकार के बाद अब 100 मोटो के ऊपर बन गया, हालांकि 100 मोटो 3 जजेस का भी होता है, ये 7 बने, इनके ऊपर एतराज है, 15 जजेस के फैसले के ऊपर एतराज है, तो भाई आप PTI के जज ले आए ना, उनसे कराए, या इन्हीं 6 जजेस से कराए। आप इस पे कमेंट कर लें, आप फिर अपने जज ले आए। देखें, बात यह है कि आपने जो है KP बार काउंसिल हो, पंजाब बार काउंसिल हो, उनको लालच लगाकर आपके जो नून लीग के रहनुमा हैं उन्होंने जो है वो करारदादें पास करवाई हैं, हमें सारी चीज़ों का पता है। आपने वकला का गलत इस्तेमाल किया है, आपने उन्होंने का गलत इस्तेमाल किया है, आपका हक बनता था अदलिया के साथ खड़े होते, आप नहीं खड़े हुए, आप खड़े होने की जगह उनका डिस्क्रिप्शन है, आपका इस्तेकाक है कि आप डिसाइड करिए। जी, बार काउंसिल सूबे की सबसे बड़ी बॉडी होती है, और वो बार काउंसिल का पता है कि वहाँ पर आजम तारड़ साहब और पंजाब साहब जो है उसको डील करते हैं, और सूबे की बड़ी काउंसिल जो है उसको सौदा कर बैठे हैं एक पार्टी के अंदर शामिल होकर, वो सबको पता है। तो हिमायत कर दी उस कमीशन को, उसको किसने असर दिया है? ठीक है, बार काउंसिल आप Thank you gentlemen for an interesting debate. We can agree to disagree. हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद we will be right back.
वेलकम बैक। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और बड़ी खबर सामने आई जब 8 जजेस को एक मशकूक खत मिला। अदालती अमले ने इस खत को खोला तो उसमें मशकूक पाउडर कोट अन कोट बताया गया। इस पाउडर की वजह से अदालती अमले की आंखों में जलन शुरू हो गई। अमले को फौरी सैनिटाइज किया गया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है ये फैसला मुशावरत के बाद किया गया था। लेट्स वॉच हिम। मैं सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ कि जिलानी साहब का इतला थी खत की सूरत में, वो आ चुकी थी वजीर आजम हाउस में इस वो मोटो वाले मामले से कोई 1 घंटा पहले। फुल कोर्ट के बाद जब मीटिंग हुई तो जो 2-3 नाम डिस्कस हुए चीफ जस्टिस साहब और वजीर आजम साहब की मीटिंग में, तो अक्सरियत का कहा गया कि अक्सरियत का ख्याल था कि ये 2-3 नाम हैं, आप अगर इनमें से मुनासिब समझें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो सर-ए-फहरिस्त नाम है हम उन्हें ही पहले कंसल्ट करेंगे। मेरे ख्याल में फिर जो कुछ शाम को इवेंट्स हुए और इसको जिस तरह से पॉलिटिसाइज किया गया और जिस अजीब तरीके से एक धावा बोला गया, अनफॉर्चुनेटली। राजा अहमदाबाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कल 7 रुकनी बेंच जजेस के खत के मामले पर आज खुद नोटिस की समाअत करेगा। क्या एक्सपेक्ट करें हैं आप, क्या हो सकता है कल? एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि एतजाज एहसन ने हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है। सो एग्जैक्टली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है या क्लैरिटी है कि क्या होने जा रहा है? देखिए, क्लैरिटी एज सच इतनी ज्यादा तो नहीं है क्योंकि ये कोई ऐसे रोजमर्रा के केसेस नहीं है। इट्स द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के जी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो जो समझा जा रहा था कि जी जो हमारे आइन के जो 3 सतून हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, इनकी अपनी अपनी पावर्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जुडिशरी है उसको ये नजर आया, उसने महसूस किया, उसके साथ ऐसे एक्ट्स हुए कि जी उनमें की आज़ादी में इंटरफेरेंस की जा रही है एग्जीक्यूटिव की जानिब से। और जब एग्जीक्यूटिव की जानिब से हो रही है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहले अपने चीफ जस्टिस साहब को 1 या 2 दफा खतूत लिखे, फिर उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहले मुलाकात की, फिर उन्होंने ये जो लेटर लिखा इसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह कर दिया है कि चूंकि जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें वाज़ेह तौर पे ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए कि जहां पे हैरेसमेंट हो, जहां पे इंटरफेरेंस हो, जहां पे थ्रेट हो फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव साइड, तो कोई ऐसा तरीका वाज़ेह नहीं है, तो आप हमें बताइए। तो जो पहला आफ्टर 2 फुल कोर्ट जो उनके हुई हैं मीटिंग्स, उसके बाद तो मैटर जो गया था एग्जीक्यूटिव के पास कि जी एक कमीशन बना दिया जाए और किसी रिटायर्ड जज को वहां पे लगाया जाए, तो उस पे ना सिर्फ एक जो बेइत्मीनानी जजेस की तरफ से हमें नजर आई थी, बल्कि जो लॉयर्स कम्युनिटी है वो भी सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि ये जो कहा जाता है कि ये जो अदलिया है इसके 2, एक चैरियट है, एक गाड़ी है जिसके 2 पहिए हैं, एक अदलिया है, एक जो सी है जुडिशरी है, दूसरी लॉयर्स हैं। तो बहरहाल समहाउ जो ये सो मोटो का लिया गया डिसीजन, दिस इज वेलकम्ड बाय ऑल ओवर और बहुत उम्दा डिसीजन है। अब इसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसी बातें हैं कि जो कि फैक्चुअली एक इशू है कि डिफरेंट फैक्ट्स उसमें हैं कि जी किसी के घर में कैमरा लगा दिया गया, किसी के घर में जो है क्रैकर्स फेंके गए, किसी को कॉल करके कहा गया और किसी को अगवा कर लिया गया। तो इन फैक्चुअल जो से फैक्ट्स हैं इनको गैदर करने के लिए या जो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट तो खुद बेंच तो जाके किसी को नहीं कह पाएगा गालिबन कि जी किसी से कोई गवाही ले सकेगा या किसी विटनेस को कॉल कर लेंगे। तो अल्टीमेटली ये एक रास्ता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, क्योंकि कोई जेआईटी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जेआईटी बनाने के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हमारे तहकीकाती अदारे हैं बनाई जाती हो सकता है कि फिर वो जेआईटी की बजाय कोई और जुडिशल कमीशन ऑन सिटिंग जजेस ही बना दें जो कि एतजाज एहसन साहब की एग्जैक्टली। तो ये एक मुमकिन चीज है और ये एक वे फॉरवर्ड है, क्योंकि जेआईटी अगर बनती है सरकारी अफसरान की तो वो फिर अगेन चूंकि उन्हीं पे इल्जाम है तो उन्हीं के पास अगर उसकी तहकीक के लिए भेज दिया जाएगा तो वो फिर जिसको कहते हैं जजेस साहब, यहाँ पे भी तो फिर सब अगर इसको हमने जजेस वर्सेस
इदारे बनाना है या जजेस वर्सेस स्टेट बनाना है, तो वो तो दोनों तरफ वही मामला है। नहीं, दोनों तरफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सी है वो किसी भी डिस्प्यूट में आईने पाकिस्तान के तहत अल्टीमेट जो आर्बिटर होती है, जो फैसला करने वाली होती है, वो सुप्रीम कोर्ट ही होती है। उसमें अब पार्लियामेंट को या किसी और को इख्तियार नहीं है। तो जो फैसला होगा वो तो फिर एक बेंच का फैसला ये कहलाएगा। ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि जो पहले कार्रवाई हो रही थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे थी, कमीशन बनाना और एक ऑर्डर करना। अब जो फैसला आएगा ये अंडर आर्टिकल 184(3) एक इख्तियार जो आईन ने दिया है उसमें लिया गया है। ठीक है, तो इसको इसलिए ये कानूनी रास्ता है। हाफिज एहसान अहमद साहब, 184(3) के अंडर ये मामला होगा, क्या ये भी चैलेंज हो सकता है? देखें फरीक, बात सीधी सी है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जजेस को फेयर के बगैर काम करना चाहिए, लेकिन जजेस को साथ साथ विदाउट फेवर भी काम करना चाहिए और इलविल के बगैर भी काम करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ लिया जाता है तो उसके ऊपर फिर रिएक्ट करें ना उन चीज़ों के अंदर। और रिएक्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बताते ख़ुद जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पार देता है। अब हमारे पास जो चल रहा है वो ये है, चूँकि हमारी जुडिशरी अपनी डिवाइड है। अगर इस लेटर को भी देखें तो इस लेटर के अंदर जो है वो अपने चीफ जस्टिस को भी चार्ज किया गया है। यानी कि अगर चीफ जस्टिस को, पुराने चीफ जस्टिस को, जो यानी इनके मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं, कि उन्होंने एक्शन नहीं किया, अगर वो चीफ जस्टिस का इनके साथ कम्युनिकेशन लेवल उस पे होता तो डेफिनेटली जो उसके अंदर वो कर लेते। लेकिन बदयाल साहब को जरूर इसके अंदर एक्शन करना चाहिए था। अब ये था कि सारों का इस चीज़ पे यूनैनिमस ओपिनियन था कि इसकी प्रोब होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और इसको किसी मंतकी मंजाम पे पहुंचाना चाहिए। लेकिन उस प्रोसेस को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेवल पे 2 दफ़ा फुल कोर्ट मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर जो है नाम भी आया, प्रोसेस भी आया कि अडॉप्ट किया जाना चाहिए। अगर वो चीज़ एक तय कर दी गई थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट को खड़े रहना चाहिए। तो उस चीज़ के ऊपर तसद्दुक़ जिलानी साहब का खुद आपने लेटर पढ़ा? नहीं, तसद्दुक़ जिलानी साहब का जो लेटर है उससे पहले तो डेवलपमेंट्स हो गई थी। तसद्दुक़ जिलानी साहब के इसी लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि जी मैं एतमाद जो मेरे ऊपर प्यूने जज या चीफ जस्टिस ने किया है मैं उसको वेलकम करता हूँ। दूसरा उन्होंने खुद कहा कि जी मैं इसके ईद के बाद प्रोसीडिंग्स करूँगा। तो वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस के अंदर थी। मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद इसके अंदर जो है एक 3 मेंबर्स कमेटी या कोई मामला इस तरह का चल रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं इससे हट जाता हूँ। और मैं भी यही कहता हूँ कि जी आप जो आपका मुनासिब फॉर्म है, और बात भी मुनासिब है कि ये सर्विंग जजेस का मामला है, खुद उस चीज़ के अंदर देखे इसको आउटसोर्स नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रोसेस को हमने पिछले 3-4 दिन के अंदर एक जेन्युइन प्रोसेस को क्रिटिसाइज किया है, या जिस तरह हमने सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस को क्रिटिसाइज किया है, या जिस तरह हमने इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को क्रिटिसाइज किया, वो नामुनासिब है। और अभी भी बात यह है, बात यहाँ रुकी नहीं है कि जी यहाँ तो अभी बात यह है कि फुल कोर्ट होना चाहिए। और भाई फुल कोर्ट नहीं हो सकता इस चीज़ के अंदर है कि जब आपने 184(3) का सेक्शन 3 के नीचे जाके कमेटी बनी है, उसका अगर आपने किसी चैलेंज करना है तो सेक्शन 5 के नीचे अपील भी मौजूद है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि सेक्शन 7 जो 7 मेंबर्स बेंच है, फुल कोर्ट लीगली नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वो इसलिए है कि अगर आप फुल कोर्ट के अंदर चले जाएंगे तो आपने जो ग्रीवेंसेस या जो भी इसके अंदर एक जजमेंट आएगी, जिसके खिलाफ भी जजमेंट आएगी, उसको राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगा। जो आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जिसका सेक्शन 5 है, वो रिडंडेंट हो जाएगा। और जो ये कोर्ट किया जाता है कि जी जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अपना मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट किया था, वो सुप्रीम कोर्ट के अपने इंटरनल रूल्स ऑफ बिजनेस थे या आपके सुप्रीम कोर्ट रूल्स से उन्होंने कहा कि हम मुनासिब समझते हैं कि कलेक्टिव विजडम जो है वो बेहतर है। वो आपके 10 जजेस ने एक फैसला कर दिया। अब भी उस चीज के अंदर यह है कि जो भी मैकेनिज्म अपनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट कल की हेयरिंग के अंदर आपको नजर आ जाएगा कि वो 1 मैन कमीशन बनाती है, सर्विंग बनाती है, 5 जजेस लगाती है, 3 लगाती है। हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और ट्रस्ट ये करना चाहिए कि कल कमीशन बनने जा रहा है। उसके अलावा ऑप्शन नहीं है ना। 184(3) के नीचे ना इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ना उसके अंदर इंक्वायरी हो सकती है, ना उसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकती है। एक ट्रिगरिंग पॉइंट है जो जुडिशरी करेगी और उसको किसी न किसी नतीजे पे लेके जाएगी। आगे जुडिशरी ये करती थी कि बाज़ अगर आप देखें कि ये अभी इसकी आई जजमेंट आपकी फैजाबाद धरना की,
उसका जब रिव्यू डिसमिस हुआ तो कहा गया कि उसकी इंप्लीमेंटेशन भी देखते हैं और साथ ये भी देखते हैं कि इसके ऊपर एक कमीशन बना उसकी कॉजेज़ का। तो सुप्रीम कोर्ट को फेडरल गवर्नमेंट ने नाम दिया, वो रिटायर्ड पुलिस वाले थे, उन्होंने उसके अंदर बनाया। तो कॉन्करेंस जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की हर सूरत के अंदर। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा कमीशन बनाती है, किन जजेस को बनाती है, खुदारा हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए। 3 होंगे जजेस? नहीं, एक तो मुनासिब ही नहीं है। अगर आपने कलेक्टिव विजडम के अंदर जाना है तो मिनिमम 3 आने चाहिए। वो आपके सुप्रीम कोर्ट से ले ले, वो आप डिफरेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ले ले, जिनकी सीनियरिटी इन जजेस से जो है वो ज्यादा हो, यानी कि वो इनसे जूनियर ना हो, ताकि उस लेवल इसको फरीहा इस इशू को वंस फॉर ऑल रिजॉल्व करना चाहिए। और साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट अभी तक जो लेट मी रीकैप इट एंड लेट मी टेक इट टू राजा साहब। फुल कोर्ट अकॉर्डिंग फुल कोर्ट सेशन था या नहीं, लेकिन फुल मुशावरत थी? नहीं, फुल कोर्ट था, उसे भी फुल कोर्ट कहते हैं। फुल कोर्ट ने डिसाइड किया कि कमीशन बनाए, कमीशन के को इतराज 2 दफा फैसला किया, उसको उस पे माजरत कर ली गई। उसके बाद आपने सो मोटो लिया, 7 बेंच बन गया। अब अगर 7 बेंच फिर कहेगा कमीशन पे जाना है तो राजा साहब भी तो क्लैरिटी नहीं है कि इसको कैसे हल करना है मामले को। देखिए 7 मेंबर्स बेंच जो सा है वो, एक तो ये बात ऑलरेडी हम अपने से प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो कहेगा कि कमीशन पे जाना है। जो कानूनी या आईनी बात है वो ये है कि अगर कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट एक बेंच की हैसियत में एविडेंस, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया, कि वो नहीं कलेक्ट कर सकता। ऑब्वियसली एक कमीशन बनाना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि जो कमीशन है एग्जीक्यूटिव का, उस पे किसी भी तरीके से फिर तो वो पर्पस को सॉल्व नहीं करेगा। तो ये जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए कोई अगर वो कमीशन बनाता है, जितने भी उसमें वो जजेस आते हैं, ये उनकी अपनी प्रोसीडिंग्स के बाद डिसीजन होगा। और वो जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सबसे अहम बात है प्रिया, इसमें जो टीओआर्स देगा ना सुप्रीम कोर्ट, वो फ्री कैंग की मर्जी से देगा। वहां पे जो पहले गड़बड़ हो गई, वो जो टीओआर्स हुकूमत ने दे दिए ना, सिटिंग हुकूमत ने, वो टीओआर्स जो उनसे थे ना, वो उस जो 6 जजेस का लेटर था उसकी से मुताबिकत रखते थे, ना वो फैजाबाद केस में जो जजमेंट आई थी और उसके बाद जस्टिस सिद्दीकी साहब का जो फैसला था जिसमें उन्हें बहाल किया गया था, उनके जो एलिगेशंस थे उनको देख रहे थे। सो द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि अब सामने आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस अगर कमीशन बनता है तो उनके सामने ऐसे म्यूचुअली कंसेंटेड टर्म्स ऑफ रेफरेंस आ जाएंगे कि जो कि बहुत सी इश्यूज को और रिजॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे, ना कि उल्टा ये कहा जाए कि जी आपकी जो एलिगेशंस है उसकी वेरासिटी को चेक करना है। मोजेस 6 जजेस ने अगर कुछ लिखा है तो हम चेक खाली ये करेंगे कि ये दुरुस्त किया, जैसे कि लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा जी नहीं, उन्होंने तो शुरू से ये कह दिया। फिर कैबिनेट का आपने सुना कि कैबिनेट ऑलमोस्ट इसको नेगेट कर गई कि जी ये कोई अमल अच्छा नहीं है। सो दिस इज कि जो इंस्टेंट्स हुए हुकूमत की जानिब से, मेरे ख्याल उन्होंने भी इस चीज को बहुत मुतनाज़ा बना दिया और उन्होंने अपना माइंड पहले ही शो कर दिया। तो फिर एग्जीक्यूटिव ने इसमें इंक्वायरी क्या करनी थी? तो लेट्स वेट। ये कोई मामला मेरे ख्याल में इतनी जल्दी कल ही क्वेश्चन है। ये जो राजा साहब ने बात की कि वाकई क्लियर पोजीशनिंग की है वफाकी हुकूमत ने, लेकिन अब खामोशी नजर आ रही है। मैं आपको बताऊं कि एक तो मुनासिब ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 3 के नीचे जो कमेटी बनाई है उसकी बजाय ये वापस फुल कोर्ट के अंदर लेके जाते और वहाँ से कॉन्फ्रेंस लेते कि जनाब अब हमने ये फैसला करना है और कमीशन बनाना है, और उसके अंदर फिर आ जाता कि 3 मेंबर्स बेंच बने या 7 मेंबर्स बेंच बने या फुल कोर्ट बने। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो फुल कोर्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जिसने 2 दफ़ा फैसला किया था, ये मामला वापस उसकी तरफ जाना चाहिए था। अब आगे अब दूसरा जो आपने सवाल किया है उस चीज़ के अंदर, तो बुनियादी उसके अंदर चीज़ ये है कि गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कि कल इसके ऊपर अपना स्टैंड लेके आएगी, चूँकि कल डेफिनेटली अटॉर्नी जनरल जो है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है, वो इसके ऊपर जवाब लेके आएगा। चूँकि इसमें तो 2 राय नहीं है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट आई है और वो सारे का सारा खाता जो है वो उनकी तरफ गया है। और जहाँ तक मैं उस प्रेस रिलीज से आनी नहीं चाहिए थी एम्बेरसमेंट, गवर्नमेंट ने क्यों अपने आप को पार्टी बनाया? जो अभी राजा साहब बात कर रहे हैं, मैं आपको वो मीटिंग के ऊपर देखिए चीज़ ये बात ये स्टांस लेना, वो कहते हैं इंक्वायरी होगी, देख लेंगे। देखिए ना फ्री बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने
अपनी मर्ज़ी के साथ जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या प्यूने जज से मीटिंग नहीं की, और अगर अपनी मर्ज़ी से की होती तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेस रिलीज़ कभी ना कहता कि उसके अंदर कहा गया कि फुल कोर्ट के अंदर ये आया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करनी चाहिए और साथ प्यूने जज को जाना चाहिए। दूसरा उसके अंदर ये आया कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम अंडर डिस्कशन आया उस मीटिंग, और तीसरा TOR भी उसके अंदर आए होंगे कि जी इसका ये किस तरह हो सकता है कि आप इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज के लिए जाएं और आप ये कहें अच्छा जी जज भी कोई वन लाइन और उसके अंदर ये। लेकिन मैं समझता हूं कि अब इसे नीटी ग्रिटी के जाने की बजाय जो है इसको वे फॉरवर्ड के अंदर जाना चाहिए। इस मसले को किसी ना किसी मंतकी अंजाम की तरफ उसी वक्त पहुंचेगा जब हम इस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद करें। बट क्लियर लाइंस डिफाइन हो चुकी है राजेश साहब की कौन किधर खड़ा है? देखिए, क्लियर लाइंस एक तरफ तो डिफाइन हो चुकी हैं कि जो जुडिशरी, ये ज़हन में रखिए, ये कोई मसला सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं है, ये मसला लोअर जुडिशरी का भी है। अब एक एडिशनल सेशन जज के पास अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल नवीयत का केस आता है, क्योंकि आपने ज़हन में रखना है कि उसमें अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं उस लेटर को, तो उसमें कहा गया है किस किस्म के केसेस थे, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ, किस पार्टी के वो केसेस थे, किस पॉलिटिकल शख्सियत के केसेस थे और ये क्यों सब कुछ हुआ। तो ये मसला लोअर जुडिशरी का है। दीगर हाई कोर्ट्स में हमने देखा, रेजिग्नेशंस हमने देखे हैं। तो ये जो चीज है कि ये कोई एक आध पेशी में हल होती नहीं आ रही, इट्स ए डेवलपिंग जो कहते हैं कि इशू है, ये काल की पेशी होती है, उसके बाद फ्री कैन क्या करते हैं और उसके बाद हमें कोई एक या दो हियरिंग्स के बाद क्लियर होगा कि जी कल कहीं ये तो नहीं कह दिया जाता कि जी बेंच को बढ़ाया जाए, कम किया जाए, इस पे क्या डिसीजन आता है। तो वी हैव टू वेट, अपने पास अभी हम We will have to wait. Thank you gentlemen for a very interesting debate. यकीनन कल का दिन बहुत अहम है और ये मामला भी बहुत अहम है। सारी किसी भी माशरे का, किसी भी नेशन का इस्तेकाम है कि उसकी एक फ्री जुडिशरी हो, बगैर प्रेशर के काम करे। क्या ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है? We will find out. Take care of yourself. अल्लाह हाफ़िज़।